नमस्कार, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। तो दोस्तों, खेल के विभिन्न खेलों को लेकर अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है उत्तराखंड में एथलेटिक्स के भविष्य को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एथलेटिक्स कोच अनूप बिष्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एथलेटिक्स होता क्या है और कौन कौन से गेम इसके अंडर में आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दौड़ने का मतलब ही उन्हें एथलेटिक्स लगता है। तो एथलेटिक के अंतर्गत जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे हम अगर रनिंग इवेंट से स्टार्ट करें, जैसे 100 मीटर हो गया, 200, 400, ये स्प्रिंट कैटेगरीज में आ जाती है। हाँ जी। फिर आपका मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस के उसमें आ जाता है आपका 800-1500 मीटर की जो रेसेस होती हैं। फिर इससे ऊपर की जो रेसेस हैं 5000, 10000, मैराथन, रेस वॉकिंग। हाँ जी। रेस वॉकिंग भी दो तरीके से होती है, एक रोड और एक ट्रैक पे। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, 5000 है, 10000 है, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स है। और इसी के साथ साथ फिर आता है आपका थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट्स में आपके आ गए जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स है, जैसे हमारा शॉर्ट पट हो गया, डिस्कस हो गया, जैवलिन हो गया, हैमर थ्रो, ये थ्रोइंग इवेंट की कैटेगरी में आ गए। फिर आ गए हमारे जंप्स इवेंट। जंप्स इवेंट में हमारा हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ट्रिपल जंप हो गया और हमारा पोल वॉल्ट हो गया। तो ये सारे के सारे एक तरीके से बोला जाए कि इन्हीं सब गेमों के अंतर्गत सारे गेम इसमें इंक्लूड होते हैं। किसी भी गेम को खेलने के लिए आपको दौड़ना ज़रूरी है, कूदना ज़रूरी है और मतलब एक तरीके से फेंकना ज़रूरी है। तो ये सारे एक तरीके से बोला जाए कि एथलेटिक्स इज़ अ मदर ऑफ ऑल गेम्स। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक कोच के लिए द्रोणाचार्य सम्मान एक बहुत बड़ी बात होती है उत्तराखंड में। तो सर, आपके अंडर में जिन खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग ली है वो देश विदेश में अपने साथ ही साथ अपने कोच का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो क्या है सर आपका गुरु मंत्र जिसकी वजह से वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हैं? सफलता का सबसे बड़ा राज होता है, किसी भी उसमें सफल अगर होना है तो सबसे पहले आपको होना चाहिए डिसिप्लिन। हाँ जी। बाकी चीज़ें सारी बाद में आती। अगर आप डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी कड़ी में कई जो हमारे एथलीट्स हैं, इवन क्या कहते हैं, मेरे पास जितने एथलीट रहे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया है, उसमें सबसे पहला नाम है जैसे मनीष रावत ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ओलंपिक में 13वां स्थान, कॉमनवेल्थ में 6ठा स्थान और इसी तरीके से वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल के साथ साथ नया विश्व कीर्तिमान उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया था। उन्होंने एक तरीके से बोला जाए सारे जो एथलेटिक्स जगत में जितने इवेंट्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट किया है। हाँ। तो उसके पीछे मैं यही समझता हूँ कि मनीष रावत का डेडिकेशन, उसकी लगन और उसका डिसिप्लिन, जिसके साथ साथ वो आज भी जो नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट में अपना नाम कर रहा है। दूसरे ऐसे ही कुछ एथलीट्स और हैं जो अपकमिंग एथलीट्स हैं। कई बच्चे हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली एक नया नाम है सूरज पवार जी। फर्स्ट इंडियन है जिसका ट्रैक इवेंट में यूथ ओलंपिक में मेडल है, सिल्वर मेडल उसने किया है। और आने वाले टाइम में उसे एक तरीके से बोला जाए फ्यूचर ऑफ इंडियन एथलेटिक्स बोला जा रहा है रेस वॉकिंग के ऊपर, कि हाँ वो एक नाम रावत के बाद अगर उत्तराखंड से अगर कोई दूसरा ओलंपियन अगर नाम करेगा तो सूरज पवार कर सकता है, अगर जिस डिसिप्लिन और जिस मेहनत लगन के साथ वो काम कर रहा है, आगे करता रहे तो निश्चित तौर पे वो आगे कामयाबी उसको मिलेगी। ऐसे हमारे और एथलीट्स हैं, जैसे मानसी हो गई, रोज़ी हो गई, जो खुद यूथ एशिया प्लेयर हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो अपकमिंग जो रिजल्ट दे रहे हैं और उनके पीछे मेहनत तो करते हैं, मेहनत सभी करते हैं। बिल्कुल। ऊपर है सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन में रह के मेहनत करना, वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप किसी भी खिलाड़ी की हिस्ट्री देखिए, किसी भी गेम का, चाहे आप क्रिकेट से लीजिए, हॉकी से लीजिए, फुटबॉल से लीजिए, तो जितने भी बड़े नाम होंगे वो अपने आप में डिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन मेहनती होंगे, मेहनती के साथ डिसिप्लिन होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिसने डिसिप्लिन में रह के काम किया है उसको सक्सेस ज़रूर मिली है। तो कितना प्राउड होता है सर एक कोच को जब उनका शिष्य इतने बड़े लेवल पर अपना नाम कमाता है? आप इसे अगर गुरु शिष्य के उसमें अगर देखते हैं तो आप इसे कंपेयर कीजिए फादर और एक पिता और पुत्र के उसमें जी। आप एक उसमें करिए कि अगर पुत्र अगर बोले कि अगर कहीं सक्सेस पा रहा है तो सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है पेरेंट्स को, फादर को।
हर कोई ये चाहता है कि जैसे कल की डेट में हम लोग जैसे ये बोला जाता था कि हाँ ये एक एथलेटिक कोच है, तो एथलेटिक कोच जैसे आज नेशनल सर्किट में हम जाते हैं तो एक नाम होता है कि ये मनीष रावत, सूरज पवार इनके कोच हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ किसी के नाम के बाद अब हमारा नाम लिया जा रहा है, कि मतलब कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे कि क्या कहते हैं कि हमारी पहचान भी मतलब एक तरीके से उस पहचान को और बल मिल रहा है। तो इसको देख के इससे प्राउड फील होता है कि हाँ भाई कि हाँ हमने मतलब अगर ये नाम कहीं लिए जा रहे हैं, ये बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, तो हाँ इनकी सक्सेस के पीछे हम लोगों को भी मतलब एक तरीके से बोला जाए, और वो एक प्राउड मोमेंट है। वो हर किसी पेरेंट्स को, हर किसी फादर को अगर उनके नाम से पहले उनके बच्चे का नाम अगर लिया जाए तो बहुत प्राउड की। तो यही सेम सिचुएशन गुरु शिष्य के ऊपर लागू होती है। सर ग्राउंड में किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है? ग्राउंड में एज पर शेड्यूल के हिसाब से हर दिन अलग अलग वर्कआउट है, बेस्ड ऑन जो हमारी मोटर क्वालिटीज़ हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, जो भी हमारा एज पर उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान प्लस ट्रेनिंग प्लान जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि हाँ उसका कंपटीशन कब है, कब उसका कंपटीशन है, उसने साल में एक कंपटीशन खेलना है कि साल में 2 कंपटीशन खेलना है, तो उसकी बेस पे उसका ट्रेनिंग प्लान शेड्यूल मतलब हम लोग बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर दिन एक जैसी एक्टिविटी हो, हर दिन डिफरेंट। हाँ हर दिन, क्योंकि अगर एक ही काम हम अगर रेगुलर करते रहेंगे तो उसमें एक तरीके से बोला जाए कि लड़का भी एक तरीके से जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट कम लेगा। बिल्कुल। हम अगर कोई भी काम एक बार बार करते रहते हैं उसमें हम एक तरह बोरियत सी आती है। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा जो मेन मूल मंत्र है वो है वेरिएशंस। जितनी आप वेरिएशंस देंगे, जितना आप क्या कहते हैं बच्चों को मतलब एक तरीके से वो उसमें रहेगा कि हाँ आज कुछ नया हो सकता है, बिल्कुल, तो उसको वो लोड की तरह नहीं, एक तरीके से इंटरेस्ट की तरह लेगा। आज ये कुछ नया हुआ है, तो अगर हम एक तरह की एक्टिविटी करेंगे तो वो उसका इंटरेस्ट डाउन होगा, डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे परफॉर्मेंस में इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक होता है कि हमें थकना, हाँ जी, एक हम शारीरिक रूप से भी थक रहे हैं, मानसिक रूप से भी थक रहे हैं। लेकिन जब आप वेरिएशन लेके आते हैं, आप शारीरिक रूप से तो थक रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हैं, हाँ भाई आज कुछ नया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 किलोमीटर का वर्कआउट करना है, अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है 10 किलोमीटर आप ट्रैक पे कर लो, तो ट्रैक पे अलग चीज़ हो गई। चलो अब उसी को अगर मैं वेरिएशन के रूप में ये बोलता हूँ कि चलो आज थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन रख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडबॉल खेल लिया, तो उसमें भी तो रनिंग है, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, उसमें स्लो फास्ट है। अलग अलग एक्टिविटी उसमें करते रहिए कि जो आपको पता है कि आपका अगर आपने वॉल्यूम को अगर अचीव करना है तो इस तरीके से भी आप अचीव कर सकते हैं। जी सर। बच्चे के एक तरीके से ये करिए कि उसको बोरियत ना आए। हाँ जी। और एथलेटिक्स सबसे बड़ी चीज़ है कि एथलेटिक्स में एक तो बॉल गेम और एथलेटिक्स में यही डिफरेंस है कि बॉल गेम में लड़का बॉल दे के उसमें इंटरेस्ट लेता रहता है, उसे ये पता नहीं चलता है कब स्टार्ट किया कब फिनिश किया। एथलेटिक एक तरीके से बोलें कि अगर दूर से देखने में बहुत नीरस गेम लगता है कि अरे दौड़ ही रहे हैं, उसी में अगर हम वेरिएशन अगर लेके आएँ तो बच्चा भी बोर नहीं होगा और क्या कहते हैं उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर खिलाड़ियों को किस तरह से आप परखते हैं, किस तरह से उनकी पहचान करते हैं कि आगे जाके ये एथलेटिक्स में बड़ा नाम कमाएंगे या ये परफेक्ट है आगे के लिए? इसके लिए हमारे बहुत से टेस्ट हैं। हाँ जी। जैसे स्पीड के ऊपर कई टेस्ट हैं, स्ट्रेंथ के ऊपर कई टेस्ट हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि फर्स्ट डे ही हम बच्चे के ऊपर कोई टेस्ट वेस्ट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन थोड़ा सा सबसे पहली चीज़ है किसी भी सक्सेस को करने के लिए वो कितना इंटरेस्टेड है। हाँ जी। अगर उसमें टैलेंट है, नो डाउट टैलेंट है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका टैलेंट वो एक तरीके से बोला जाए आप उसके टैलेंट को पहले तो उस गेम में इंटरेस्ट उसको लेके आना है। ये कॉम्बिनेशन है, जो सक्सेस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कोच और प्लेयर्स का है। हाँ जी। अगर वो क्या कहते हैं किसी चीज़ के लिए मतलब कहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, जब तक उसके अंदर से नहीं आएगी तब तक आप कितना भी अच्छा करवाना चाहो नहीं करवा पाओगे। पहला इंटरेस्ट तो बच्चे का है, और दूसरा फिर उसके ऊपर जो आपके जो टेस्ट हैं, जैसे मोटर क्वालिटीज़ के कई, जैसे जो हमारे स्पीड के टेस्ट हैं, स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं, उसके बेस पे आप छोटे छोटे टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो बिना ट्रेनिंग के, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि अगर मैं कोई चीज़ ट्रेनिंग करने के बाद लूँ तो वो ज़्यादा इफेक्ट देगा। कोई जो बिना ट्रेनिंग करे, अगर मैं उस पर एक जनरल सा वार्म अप करवा के या जनरल ट्रेनिंग करवा के अगर उस पर वो टेस्ट लेता हूँ, उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे।
तो ऐसे कोई बहुत से टेस्ट हैं जिसको हम टेस्ट मतलब एक तरीके फिजिकल टेस्ट करवा के उसको देखते हैं कि हाँ ये किस गेम की तरफ, किस इवेंट की तरफ ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। और मेल फीमेल की ट्रेनिंग में सर कितना डिफरेंस होता है? आप सेम ट्रेनिंग कराते हैं या डिफरेंस उन दोनों में होता है? क्योंकि अगर आप इसे बायोलॉजिकली देखा जाए तो मैंस और वुमेंस में बहुत डिफरेंस है। बहुत से पहले मैं हाँ फिजिकली बहुत सी चीज़ें बहुत हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी कई चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, तो उन सबको देखते हुए एक तरीके से बोलें कि उनका कॉम्बिनेशन करवा के उनकी ट्रेनिंग थोड़ा डिफ़र करवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर लोड का वॉल्यूम बोलें तो एक मैंस को आप एक लोड ज़्यादा करवा सकते हो, वुमेंस को वेट ट्रेनिंग हाँ उस लोड में मतलब एक तरीके से फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोमीटर दोनों का है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर की इंटेंसिटी दोनों की सेम हो, दोनों की इंटेंसिटी पेस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो क्योंकि हमारे पास लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, हर किसी का मे भी हो सकता है कि उसका मोटर क्वालिटी या उसका मोटो एक हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडोरेंस का मोटो, हमें इंडोरेंस ट्रेनिंग आज करवानी है तो लड़के का डिफरेंट पेस होगा, लड़की का डिफरेंट होगा। तो और उसका वॉल्यूम में भी हो सकता है कि एज़ पर उसकी कंडीशन के हिसाब से कम ज़्यादा, ये उस टाइम पे कोच को देखना है कि हाँ एट प्रेजेंट में वो बच्चा किस लेवल पे है। ये थोड़ा सा ये नॉलेज कोच को होनी ज़रूरी है। अच्छा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या उत्तराखंड में एथलेटिक्स के लिए भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए किसी भी चीज़ को अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है, हाँ और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जाने चाहिए। हमें मतलब एक तरीके से अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम सिंथेटिक ट्रैक पे हम ट्रेनिंग करेंगे तो क्योंकि हमने कंपटीशन सारे सिंथेटिक ट्रैक पे करने, हाँ तो हमें ट्रेनिंग भी हमारी सिंथेटिक ट्रैक पे होनी चाहिए। तो इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमारे 2014 में ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया था। आज उसी में ही एक वार्म अप ट्रैक भी बन गया है। एक तरीके से बोला जाए कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र पे मतलब पहले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हर आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में जितने भी 13 जनपद हैं, जनपद मुख्यालयों में एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम में एज़ पर गेम के हिसाब से उस चीज़ की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसके रिजल्ट्स भी मतलब एक तरीके से बोले जाएं रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो जैसा अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसी तरह की खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी होगी। जी। और निजी स्कूलों के बारे में सर आपका क्या कहना है? क्या अब आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ ही साथ वो खेल को भी ज़रूरी मानते हैं? पहले से अब में कितना डिफरेंस आया है? देखिए हम हर बात पे जब ओलंपिक मेडल की बात करते हैं कि हमारा देश एक इतने करोड़ का मतलब इतनी जनसंख्या है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं देखते हैं कि उस जनसंख्या का कितना परसेंटेज हमारा खेलों में लगा हुआ। बिल्कुल। अगर हम ये पूरी देश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हमारी जो स्पोर्ट्स की अगर हम नर्सरी बोलें, स्पोर्ट्स के लिए हमें स्टूडेंट कहाँ से मिलेंगे? बट नेचुरली स्कूलों से मिलेंगे। आज की डेट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब तक वहाँ से बच्चे निकल के नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये कहें कि टैलेंट स्काउटिंग का जो हम अगर एक वो आइडियल अगर एक रोल मॉडल हम अगर मान के चलें जी। बिना स्कूलों की भागीदारी के ये पॉसिबल नहीं है कि हमें रियल टैलेंट यहाँ मिले। बिल्कुल। और आज की डेट में क्योंकि जैसा फिजिकल एजुकेशन और ये खेलो इंडिया मूवमेंट के थ्रू काफ़ी स्कूल्स और मतलब पूरा देश आज की डेट में अवेयर हुआ है, तो लोग भी और पेरेंट्स इवन जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। आज की डेट में क्योंकि पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि हाँ बच्चा खेले भी, खेल में जाए, और उसके पीछे आज का जो तकनीकी के पीछे जो बच्चा भाग रहा है, फेसबुक, व्हाट्सअप, तो इससे दूर हटने के लिए खुद ही पेरेंट्स भी चाह रहा है कि हमारा बच्चा हाँ एटलीस्ट फील्ड में जरूर जाए। बिल्कुल। ये एक मतलब एक तरीके से बोली जाए कि सार्थक पहल है स्पोर्ट्स को बढ़ने के लिए जी। और जब तक हमारे पास नीचे से ग्रास रूट लेवल से नंबर ऑफ एथलीट्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ उसमें पार्टिसिपेशन जब तक बढ़ेगा नहीं,
तब तक हम ये कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर हम बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लें, ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। तो सर आपका इस स्पोर्ट्स को लेकर किसी भी खेल में हो चाहे, तो आपका क्या कहना है, इसमें कितना भविष्य और खिलाड़ियों का है कि अगर नेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी खेल कर आता है, नेशनल मेडल जीत कर आता है, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब सरकार प्रोवाइड कराएगी? अगर एक अच्छा खिलाड़ी है उसको नो डाउट कि खेल कोटे के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उसके थ्रू कई हमारे उत्तराखंड के कई बच्चे क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ONGC में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल मनीष रावत आज की डेट में इंस्पेक्टर पद पे है, तो वो खेल की बदौलत है। बिल्कुल। तो जो भी है, अगर कोई ये कहता है कि ये केवल खेलने कूदने का ही है और इससे हमें जॉब, इसमें कुछ नहीं है, तो ये एक तरीके से एक प्रोफेशन है। आज की डेट में आप किसी भी गेम को उठा के देख लीजिए, हर गेम में कुछ ना कुछ स्कोप है। हाँ जी। और मेरा तो सजेशन ये है कि जो भी आप गेम खेलें, एटलीस्ट वो गेम पे आप फोकस करें जो ओलंपिक जो गेम्स हैं। बिल्कुल, ओलंपिक्स। हाँ, ओलंपिक्स गेम्स हैं, तो उसी में जो भी अगर खेल कोटे के थ्रू जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस गेम को ज़्यादा जी वैकेंसियाँ मिलेंगी। जी बिल्कुल। बाकी रहा हमारे उत्तराखंड का हाल, तो उत्तराखंड में हमारे खेल विभाग द्वारा जो नेशनल मेडल है, नेशनल मेडल इवन इंटरनेशनल मेडल पे जो हम लोग पर ईयर स्कॉलरशिप उसमें देते हैं, और इसमें लगभग हर साल अराउंड जिसके नेशनल मेडल रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मेडल रहते हैं, उन लोगों को एक तरीके से जो उसका प्राइज़ मनी है, हाँ जी, वो दिया जाता है। और इसी क्रम में अगर हम ये बोलें कि हर वर्ष 1000 के आसपास इसमें जो प्लेयर्स हैं वो लाभान्वित होते हैं। जी। अच्छा सर, कुछ समय पहले से खेल महाकुंभ हर साल होता है जी। कितना इससे फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है, खिलाड़ियों को कितना इससे बेनिफिट है? देखिए, खेल महाकुंभ अभी जो स्टार्ट हुआ है, अभी जो माननीय मंत्री जी द्वारा जो खेल महाकुंभ की जो मतलब एक तरीके से उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है इस खेल महाकुंभ के ऊपर, तो पहले आज की डेट में ये बोला जाए कि एक गांव से जो आता खिलाड़ी है, हाँ जी, वो तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब इन्होंने ब्लॉक से ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, इन सब से लेते हुए ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, मतलब एक तरीके से हमें बोलें कि अगर एक इंटीरियर का बच्चा है उसमें पार्टिसिपेट, अगर उसमें टैलेंट है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक तरीके से बोला जाए कि आज की डेट में हमें जो टैलेंट है, जो हमसे मतलब छुप गया था, मतलब दिख नहीं पा रहा था, वो टैलेंट इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सामने आ रहा है। जी, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा खेल महाकुंभ से हो रहा है। खेल महाकुंभ से, हाँ, यस, डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बस इसी को हम लोगों को इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत है कि जो खेल महाकुंभ का जो टैलेंट है, हम इसको अपनी जो हमारे खेल का जो धारा है उसमें, जैसे हमारे हॉस्टल्स हैं, कॉलेज हैं, उसमें जैसे माननीय खेल मंत्री जी ने बोला था कि जो इनके अंडर 12, अंडर 14 के जो बच्चे हैं, इनको वरीयता दी जाएगी। हाँ, और क्योंकि वरीयता का मतलब एक तरीके से वो डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल है ना, डिज़र्व करते हैं, तो उनको रखा जाएगा। तो ये इस वर्ष से होना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अभी स्टार्ट होना है वो। बिल्कुल। अगर ये चीज़ हो जाता है तो इस एक तरीके से बोला जाए हमें टैलेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जी सर, जो खिलाड़ी आने वाले समय में एथलेटिक्स में अपना भविष्य देखते हैं, उनको कौन सी एज ग्रुप उनके लिए परफेक्ट है एथलेटिक्स में प्रैक्टिस के लिए? हाँ, एथलेटिक्स के लिए जैसे हम लोग किसी भी बच्चे, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो फेस है, हमने एक एज ग्रुप स्टार्ट किया है 12 to 14 ईयर्स में। हम ये कहते हैं कि 12 से 14 साल के बीच में बच्चे को स्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी। उसके ऊपर भी अभी कभी बहुत सी सेमिनार्स हुए हैं कि किस एज में करेक्ट एज एथलेटिक्स से रिलेटेड, तो मेरे मानने से 12 से 14 साल में एक बच्चे को स्टार्ट कर लेना चाहिए। परफेक्ट एज है। उसमें भी एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि क्या कहते हैं, 12 से 14 साल में हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अर्ली स्पेशलाइजेशंस, मतलब ये नहीं कि 12 से 14 साल में आपने डिसाइड कर लिया कि इसने ये इवेंट करना है। फॉर एग्जांपल, आज मेरी स्पीड एजिलिटी बहुत फास्ट है, तो उसने स्पीड और मतलब हमने ये कर लिया कि हम स्पीड से रिलेटेड इस इवेंट में इसको डालेंगे। थोड़ा सा इवेंट स्पेशलाइजेशन थोड़ा डिले होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी इवेंट में डालने से पहले 12 से 14 साल में उसको देखिए, परख लें। उसके बाद 16 तक आते आते ये भी फिक्स ना करें कि हाँ इसी में। और किसी भी इवेंट को लेके सबसे बड़ी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल रेस वॉकिंग हो गया या फॉर एग्जांपल स्प्रिंट्स हो गया, तो क्या होता है कि अर्ली स्पेशलाइजेशन मतलब उस इवेंट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, इनिशियल स्टेज में ज़्यादा लोड ना दें,
है ना। और 13 से 14 साल में लोड लेने की मतलब बच्चे की क्षमता होती नहीं है। और अगर हम यहाँ पे 14 साल 16 साल तक भी 16 साल से हल्का हल्का ग्रेजुअली आपको लोड देना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि परफॉर्मेंस लेने के चक्कर में अर्ली स्पेशलाइजेशन और अर्ली लोड ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग फेज में ही ज़्यादा लोड दे देता है, जिससे कि बच्चा क्या है कि वहीं पे आगे ग्रो नहीं कर पाता है। तो एज मेरे हिसाब से 12 से 14 साल के उसमें हाँ इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए। 16-17 साल के बाद उसको स्पेशलाइजेशन के ऊपर आना चाहिए। जी सर, तो आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई राय देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम बात करते हैं ओलंपिक मेडल की, तो ओलंपिक मेडल तभी पॉसिबल है जब क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं प्लेयर्स हर गेमों में ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जाके हम लोग कह पाएंगे कि हाँ कि इसमें हमें ज़्यादा टैलेंट मिला है, तब जाके हम लोग उसमें मेडल अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ओलंपिक में मेडल आ सकता है, ज़रूर आएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है कि क्या कहते हैं हम लोग अगले जो ओलंपिक में हम टॉप 10 में रहें, तो उस दिशा में हम ये एक तरीके से कहें कि अगर हम अभी से मेहनत करें तो हम अभी ये कहें कि अभी 2024 वाला भी नहीं, 2028 उनका टारगेट है, 2028 पे हम लोग टॉप 10 में आए। तो 2028 टॉप 10 करने के लिए हमें मेहनत आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ना कि हम 2026 या 27 का इंतज़ार करें कि हम 28 में हम टॉप 10 में आ जाएंगे। अगर टॉप 10 में आना है हमें तो आज से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने एथलेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना, इसकी बारीकियां हमें जानने को मिली। और आज की कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।